तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो मूवी की शुरुआत होती है ईयर 2017 में इराक से, जब इराक के प्रेसिडेंट बुश अमेरिका और इराक के बीच चल रहे वार को खत्म करने की घोषणा करते हैं, जिस वजह से दोनों देश के बीच चल रहे युद्ध अब खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने 2 स्नाइपर को इराक में भेजता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इराक में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हालांकि वार खत्म हो गई थी, लेकिन दुश्मन देश में अमेरिकन वर्कर्स सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कोई तो था जो अभी भी उन वर्कर्स को यहाँ पर मार रहा था। इसलिए सर्जन मैथ्यूज को उसके स्पॉटर सर्जन के साथ यहाँ पर भेजा गया था। इन लोगों का काम था उनको मारना, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को मार देते थे। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुप कर पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे कि कहीं यहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छुप कर अपना काम कर ही रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और इन दोनों को यहाँ पर छिपे हुए अब पूरे 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है। इतनी देर तक इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि इस जगह पर कुछ मरे हुए वर्कर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स है। इसके अलावा मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें वहाँ खुद जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उनको किसी ने हेडशॉट से मारा है। वो कहता है कि इस जगह पर कोई इराकी स्नाइपर है जिसने उन लोगों को मारा है, और मुझे लगता है कि शायद वो स्नाइपर छुपा होगा। दरअसल जुबा एक बहुत ही खतरनाक इराकी स्नाइपर था। लेकिन मैथ्यूज कहता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यूज को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा, लेकिन उसको लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई स्नाइपर मौजूद है। अब उन दोनों को यहाँ पर इंतजार करते हुए पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और उन 24 घंटों में उन्हें यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैथ्यूज जैक से कहता है कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं खुद वहाँ जाकर चेक करता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मुझे पीछे से देख सकते हो। जैक मैथ्यूज को वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं मानता और वो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइड पर आकर मैथ्यूज को अमेरिकन सोल्जर और वर्कर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जैक मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पाता, क्योंकि उसका स्कोप खराब हो जाता है। मैथ्यूज को उसके बारे में बताता है, तो मैथ्यूज कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम अपने स्कोप को बदल लो और कोई नया स्कोप ले लो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये स्कोप डीन का है और डीन इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए इस स्कोप को मैं उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता हूँ। दूसरी तरफ मैथ्यूज जब सारे डेड बॉडीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हेडशॉट से मारे गए हैं। मैथ्यूज जल्दी से ये बात जैक को बताता है और कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, लेकिन मैथ्यूज अभी भी वही खड़ा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से है। लेकिन तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यूज जैक को बताता है कि मुझे गोली लगी है। यह सुनकर जैक भागकर उसके पास जाने लगता है। वह स्नाइपर जैक पर भी गोली चलाता है, लेकिन इस गोली से बचने के लिए जैक पोजीशन में भागता है और उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। जैक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक वॉल के पीछे आकर छुप जाता है ताकि वो उसे देख ना सके। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था। वो उसे बेस पर कांटेक्ट करके रेस्क्यू टीम को बुलवाने के लिए कहता है। इधर उसके पैर में गोली लगी थी, इसलिए वो अपने घाव पर पट्टी बांधता है ताकि नीचे गिर रहे ब्लड को रोका जा सके।
इसके बाद वो अपने रेडियो को निकालकर अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। उस स्नाइपर ने जानबूझकर एंटीना को टारगेट किया था ताकि वो अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाए। हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है और वो अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जैक उसे कहता है कि तुम हिलो मत वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। वो इस वॉल में होल करके अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वो उस स्नाइपर को दे। इसके बाद वो अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने में लगता है। ऐसा करने से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो गोली को बाहर निकालता है। अब दर्द की वजह से जैक यहाँ बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। तो उसे लगता है कि बेस से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी है। वो लोग उधर से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर तुम जहाँ पर हो वहाँ पर खड़े होकर गोली चलाओ और फिर हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस वजह से उसे उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है। वो आदमी जो करने के लिए कह रहा था वो सारी चीजें नियमों के खिलाफ थी। वो नोटिस करता है कि उस आदमी का आवाज अमेरिकन की तरह बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए यह समझ जाता है कि वह वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। स्नाइपर अब इसे भी मारना चाहता है, इसलिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। दरअसल उस स्नाइपर को रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, जिस वजह से वो इससे बात कर सकता था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, इसलिए अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो और अगर अपने साथियों को भी जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझे से बात करते रहो। उसको जिंदा रखने के लिए इसे ना चाहकर भी उससे बात करनी पड़ती है। वो स्नाइपर इससे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है, जैसे कि ये स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है। वो स्नाइपर इस सब के बारे में सारी चीजें जानने लगता है। वो इसे ये सब इसलिए बताता है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखे। स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कोप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि आखिर वो स्नाइपर कहाँ हो सकता है। वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ और मैं सिर्फ अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ जितने भी लोगों को मारा है वह सारे मासूम लोग थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन के बनने के बाद इराकी गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। लेकिन तुम यहाँ पर काम कर रहे लोगों को मार कर सारी चीजें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए ही खत्म हुआ है, हम जैसे लोगों के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वह सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलेंगे, बल्कि वह सारे पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को ही मिलेंगे। तभी इसको यहाँ पर एक सोल्जर के पास रेडियो दिखाई देता है। ये उस स्नाइपर की बात इग्नोर करके रेडियो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर कहता है कि मुझे से बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। यह सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। स्नाइपर कहता है कि मुझे तो यह भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है और अगर आज मैंने मैथ्यूज को मार दिया तो यह वह दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले भी एक आदमी मर चुका है जिसका नाम डीन था। दरअसल डीन इसके ही गलती से मारा गया था क्योंकि इसका निशाना चूक गया था, जिस वजह से वो गोली डीन को लग गई और वो मारा गया। स्नाइपर की बात सुनकर जैक काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ से आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर वॉच कीजिए। तो मिलते हैं इसके बाद सीधा नेक्स्ट पार्ट में।